नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और 67th बीपीएससी के लिए जो हमने टॉप 10 का यह सीरीज़ स्टार्ट किया है, हम आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा और यहाँ से कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पे आपके सामने लेके आते हैं। यहाँ देखने को आपको सिर्फ 10 प्रश्न दिखेगा, लेकिन 20 से 30 प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे, क्योंकि जितना शॉर्ट वीडियो होगा, जितना छोटा होगा, आपके लिए आसानी होगी कि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए तो आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका हम सही आंसर देखें तो आप लोगों को लग रहा होगा रवीश कुमार है, लेकिन रवीश कुमार इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है दानिश सिद्दीकी। अगर हम दानिश सिद्दीकी की बात करें तो यह बहुत अच्छे पत्रकार थे और अफ़गानिस्तान में गए थे। अफ़गानिस्तान में रिपोर्टिंग करने गए थे तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं को 2021 में मिला था जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। और मरने के बाद इनको, अगर हम इनकी बात करें, 2022 में इनको एक और अवार्ड मिला। मरने के बाद इनको अवार्ड मिला है, वो मिला है पुलित्ज़र पुरस्कार मिला। ये दोनों अवार्ड अगर हम बात करें तो दोनों पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। ये भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है और ये जो पुलित्ज़र अवार्ड है ये भी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। तो दोनों अवार्ड मिला है दानिश सिद्दीकी को, आप याद रखेंगे। अगर हम पुलित्ज़र पुरस्कार की बात करें तो टोटल 4 भारतीयों को मिला है। इसमें से एक है दानिश सिद्दीकी। दूसरे की बात करें तो दूसरे हैं अमित दवे। तीसरे हैं अदनान अबीदी। और चौथे हैं इरशाद नाम है। हालांकि ये नाम आपको जानना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि पुलित्ज़र पुरस्कार कितने भारतीयों को मिला है। 4 भारतीयों को मिला है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये दानिश सिद्दीकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा याद रखेंगे। इस क्वेश्चन से 2-3 फैक्ट है, यही फैक्ट है, आप याद रखेंगे। और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कुछ और हम बात कर रहे हैं। एक होता है गुइलर्मो कैनो अवार्ड। ये किसको मिला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021। ये मिला है मारिया रेसा को, ठीक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, यह एक रिपोर्ट आता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस रिपोर्ट को छापता है। और इसमें भारत का जो रैंकिंग है, भारत का रैंकिंग बहुत ख़राब है, अभी 150 हो गया है। टोटल अगर देश की बात करें तो टोटल देश 180 है, उसमें भारत का रैंकिंग 150 हो गया है, जो कि बहुत ही ख़राब रैंकिंग है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया का रैंकिंग कितना है, 150 है, आप याद रखेंगे। देखिए 2-3 फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट था। पत्रकारिता से जुड़ा हुआ जितना अवार्ड है सारा इसमें कवर हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको प्री प्राइमरी लेवल पे लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह कर्नाटक आंसर होगा, लेकिन कर्नाटक इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अब देखिए हमने पढ़ा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, यह 5+3+3+4 मॉडल पे आधारित है। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपको ज़्यादा ढंग से देखना है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जो कि 5+3+3+4, यह याद रखेंगे, एकदम एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछे कि किस स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, पहला स्टेट कौन है, तो वह होगा कर्नाटका, जो पूरे तरीक़े से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। पहला स्टेट है कर्नाटका। लेकिन अगर प्री प्राइमरी लेवल की बात करें या सिर्फ प्री प्राइमरी की बात कर रहा है तो यह होगा आपका उत्तराखंड। दोनों में आप याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं हो। अगर पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो तो वहाँ पे कर्नाटका, लेकिन प्री प्राइमरी लेवल की बात हो तो वहाँ पे आप आंसर मारेंगे उत्तराखंड। अब एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो एक और इनिशिएटिव है, उसको देख लेते हैं। अर्न विद लर्न, यह इनिशिएटिव किसका है, तो यह इनिशिएटिव है
त्रिपुरा गवर्नमेंट का। आप याद रखेंगे, अर्न विद लर्न त्रिपुरा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। मतलब इसमें है कि जो कोविड में जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं उनको स्कूल में लाना है और तमाम तरीके की चीज़ें, मतलब एजुकेशन से जुड़ा हुआ त्रिपुरा गवर्नमेंट का है, बस आप इतना याद रखेंगे। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड का जिक्र हुआ तो एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। एक उत्तराखंड स्टार्ट किया है इनिशिएटिव, इसका नाम है रेन फॉरेस्ट नहीं, रेन फार्मिंग है, रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट। देखिए उत्तराखंड जो जगह है पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे जो खेती होती है वर्षा पे आधारित बहुत सारा होती है, तो उसको खेती को एग्रीकल्चर में कुछ इनिशिएटिव लिया गया है कि बढ़ावा दिया जाएगा। खेती से जुड़ा हुआ मामला है यह, आप इतना याद रखेंगे। रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। बस 3-4 फैक्ट इसमें सफिशिएंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क किस राज्य में बना है? भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क बना है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो आगरा एक्सप्रेसवे है, फिर से मथुरा एक्सप्रेसवे है, बहुत सारा एक्सप्रेसवे है। अगर टोटल हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे है। आप याद रखेंगे, सड़क वगैरह से क्वेश्चन बहुत पूछता है। कई बार बीपीएससी पूछा है कि भारत के किस राज्य में सड़क नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हो सकता है एक्सप्रेसवे पर भी क्वेश्चन पूछा जाए, और करंट में चर्चा में रहा है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक चीज़ और के लिए फेमस था, वह है फैमिली कार्ड। अभी आपको पता होगा कि पूरे देश में बेरोजगारी से हर लोग जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था जूझ रही है देश की। तो फैमिली कार्ड इशू किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, और इसमें कहा गया कि परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। तो थोड़ा बेरोजगारी से लड़ने के लिए ये अच्छा कदम था कि कम से कम एक लोगों को रोजगार देंगे। अब कितना इसमें सफल हुआ, क्या हुआ, ये अलग बात है, लेकिन यह इनिशिएटिव लाया है उत्तर प्रदेश, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी कौन? देखिए आप ये इसमें सिर्फ याद रखेंगे, चंद्रमा का मानचित्र कौन जारी किया है, वो काम किया है चाइना। ठीक है, चीन बनाया है चंद्रमा का एक सबसे बड़ा मानचित्र बनाया है, मैप बनाया है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगर हम चाइना के बारे में कुछ बात करें तो बिजली के लिए चीन एक बना रहा है सोलर प्लांट। कहाँ पे बना रहा है? स्पेस में बनाया गया, स्पेस में बनाएगा सोलर प्लांट, और इसी से बिजली पैदा करेगा। यह एक नया तरीके का इनिशिएटिव है, यह भी चीन कर रहा है। इसका अर्थ मतलब इसके लिए 2028 में एक सैटेलाइट भेजेगा और तमाम तरीके की चीज़ें करेगा। आपसे सिर्फ इतना इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा देश है जो स्पेस में बिजली पैदा करने के लिए सोलर प्लांट बनाने की मतलब मुहिम पे काम कर रहा है, तो होगा आपका चाइना। बस इसमें ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाएगा। अगर हम एक चाइना के बारे में एक और बात कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे धरती पे सबसे जो निचला जगह है, सबसे जो गहरा जगह है, उसको हम कहते हैं मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना गर्त कहते हैं या मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने का मुकाम हासिल किया है चीन। यहाँ पे पहुँच के अपना कुछ रिसर्च करेगा, जो भी करेगा, लेकिन इस जगह पर आज तक अभी कोई पहुँच नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पे चीन अभी पहुँचा है, और पहुँचा है तो कोई कार से या जीप से तो या मोटरसाइकिल से तो गया ही नहीं होगा, ये गया है सबमरीन से, और उस सबमरीन का नाम है हाईडू 1। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे कि जो मेरियाना ट्रेंच पे पहुँचने का जो सफलता हासिल किया है, सबसे पहले भी पहुंचा है चीन, जो एक सबमरीन से गया है, उसका नाम है हाईडू। ठीक है, बस इतना चीन के लिए सफिशिएंट है। अगर हम चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य जो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त किया है? सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में किस राज्य में आया है? सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है गुजरात में। और अगर हम बात करें कि भारत में एफडीआई कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है सिंगापुर से, और 2 नंबर पे है आपका यूएस से। सिंगापुर से 29% आता है और यूएसए से आता है 23%। हालांकि अगर हम इसकी बात करें
तो यह भारत कहीं पे ऐसा होता है राउंड ट्रिपिंग में करके आता है। ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, ये अलग से जब मेंस हम देंगे तो वहाँ पे सब राउंड ट्रिपिंग वगैरह क्या है देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखेंगे कि भारत का जो FDI आता है सबसे ज़्यादा आता है सिंगापुर से, 2 नंबर पे आता है USA से, और भारत में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा FDI आया, वह है गुजरात। ठीक है, चलिए अब अगर हम थोड़ा सा पेट्रोल की बात कर लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल भारत कहाँ से आयात करता है, इंपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा करता है इराक से, और 2 नंबर पे अभी हुआ है रूस। आप इसको याद रखेंगे, इराक और रूस। दूसरा हम ट्रेड का भी बात कर लेते हैं। ट्रेड पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ट्रेड सबसे ज़्यादा किस देश के साथ होता है, तो 1 नंबर पे है USA और 2 नंबर पे है चाइना। USA को हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अगर USA की बात करें तो 112 बिलियन डॉलर है, और चाइना का इससे कुछ कम है, शायद 78 या 80 के, मतलब 70-80 के बीच में कुछ है। तो वो डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ट्रेड में सबसे ज़्यादा हम किससे आयात करते हैं, किसको निर्यात करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं USA को, और सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ठीक है, और चाइना से हमारा हमेशा ट्रेड डेफिसिट ही रहता है, क्योंकि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सुपर माउंटेन नामक पहाड़ की खोज किस देश के द्वारा की गई? सुपर माउंटेन है क्या? सुपर माउंटेन एक पहाड़ है जिसकी खोज किया गया अभी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और यह ऑस्ट्रेलिया खोजा है सुपर माउंटेन। तो इसमें कहा है कि जो हिमालय है, हिमालय के यह 3 गुना बड़ा पहाड़ है, और इस ऑस्ट्रेलिया ये भी कहता है कि यह तब का पहाड़ है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब का ही बना हुआ है। मतलब बहुत पुराना पहाड़ है, हिमालय से काफ़ी पहले का पहाड़ है, और हिमालय से 3 गुना बड़ा है। और इसका टोटल हम एरिया की बात करें तो ये लगभग 8000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए इस आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा सुपर माउंटेन हाल ही में चर्चा में था, जो अभी क्या है, तो यह एक पहाड़ है। इसको खोजा कौन है? इसको खोजा है ऑस्ट्रेलिया। बस आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन, ये ट्रेन होगा, सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन किस देश ने बनाया है? अगर हम इस ट्रेन की बात करें, सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन बनाया है? ये बनाया आपका चीन। इस ट्रेन का नाम क्या है? इस ट्रेन का नाम है मैग्लेव ट्रेन। मैग्लेव ट्रेन इसका नाम है, और इसकी स्पीड की बात करें तो 600 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, और दुनिया का सबसे तेज़ ट्रेन है। देखिए चीन और जापान में कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। जापान भी काफ़ी ट्रेन बना चुका है काफ़ी तेज़ रफ्तार में, लेकिन अभी का जो आंसर होगा आपका, मैग्लेव ट्रेन चलाया है तो चाइना चलाया है, तो आप आंसर इसका याद रखेंगे। इसका आंसर होगा चीन। अगर हम अमेरिका के नासा का बात कर रहे हैं, यहीं पे नासा क्या काम कर रहा है? नासा बहुत सारा काम कर रहा है। नासा का एक मिशन है क्रू मिशन, क्रू 3 मिशन। यह नासा और स्पेस एक्स दोनों मिल के साथ में काम कर रहा है। इसमें होगा क्या? इसमें 4 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा, 4 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा, स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा, और उसमें से एक जो लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं, उनका नाम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उनका नाम है राजाचारी। राजाचारी उनका नाम है। ये मिशन के कमांडर हैं, मिशन के कमांडर हैं। ये भारतीय मूल के हैं, एक्चुअली भारतीय नहीं है लेकिन भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो आप याद रखेंगे नासा भेज रहा है क्रू 3 मिशन, इसमें 4 लोगों को स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा, और 4 लोगों में जो एक लोग हैं वो उनका नाम है राजाचारी, जो इस मिशन के कमांडर हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। किस शासक ने ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? देखिए आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा करंट में भी हिस्ट्री कहाँ से घुस गया, लेकिन हम जानबूझ के मिडाइवल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन डाल रहे हैं। हमने सोचा कि बाबर के बारे में जो 2-4 फैक्ट हैं, आज हम उसको 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दें कि मिडाइवल हिस्ट्री धीरे धीरे इसको भी हम करते रहें, कि अगर आप नहीं पढ़े हो तो ये भी आपका
क्लियर हो जाए। बाबर जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम 2-3 क्वेश्चन में आपको समझा देंगे, इससे बाहर बाबर से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। देखिए, किस शासक ने ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? इसका आंसर होगा आपका बाबर। अब बाबर के बारे में हम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। बाबर 1526 में भारत पर आक्रमण करेगा और इसके बाद होगा पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध होगा किससे? इब्राहिम लोदी प्लस बाबर। बाबर इसमें जीत जाएगा और बाबर जीतेगा और भारत में अपना साम्राज्य घोषित करेगा, और यहीं जीत के बाद बाबर अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है। बाबर इस युद्ध में जीतेगा, पानीपत का पहला युद्ध जीतेगा। इसमें पूछा जाता है कि बाबर ने इस युद्ध को कैसे जीता, उसका मुख्य कारण क्या था? तो कहा जाता है अगर हम इस युद्ध के कारण की बात करें तो उसका कारण था सैन्य कुशलता। हालांकि इब्राहिम लोदी की जो सेना थी बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन इब्राहिम लोदी उसको कमांड दे रहा था, लेकिन इब्राहिम लोदी बहुत अदूरदर्शी व्यक्ति था। वो बिना कोई प्लानिंग के ही काम करता था और बिना कोई प्लान के ही किधर भी एक्शन ले लेता था। यही सबसे बड़ी उसकी कमी थी और इसीलिए वो हार गया। उसकी सेना एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं था, लेकिन बाबर की सेना उसके सामने देखते हैं तो बस 1/4 से भी कम था, लेकिन इतना स्ट्रक्चर्ड वे में इसका सेना था, इतना सैन्य कुशलता इसका बेहतर था कि यह युद्ध जीत जाता है। तो यही कारण था इसका जीतने का। अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर के बारे में पूछा जाता है कि बाबर कहाँ का था, अफ़गान था कि तुर्क था कि मुसलमान था, क्या था? बाबर तुर्क था। और स्पेशली तुर्क में हम बात करें, तुर्क में काफ़ी ब्रांच होते हैं, तो एक चगताई तुर्क था, चगताई तुर्क था। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। बाबर बहुत विद्वान व्यक्ति था, तो बाबर एक अपना बुक लिखता है, अपनी जीवनी लिखता है, उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा में यह जिक्र करता है भारत के उस समय के 2 राज दरबार का, मतलब राजाओं का वर्णन करता है, और दोनों राज दरबार कौन से हैं? एक है विजयनगर जिसके राजा कृष्णदेव राय हैं, और दूसरा है मेवाड़। आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में यह आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर किस किस राज्य का वर्णन अपने बाबरनामा में करता है। तो पहला राज्य है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। इन दोनों का जिक्र करता है, बाकी किसी राजाओं का जिक्र वो नहीं करता है, क्योंकि यही 2 राजा बाबर को अपने हिसाब से काबिल लगा कि यही दोनों भारत में शक्तिशाली हैं। दोनों की बहुत तारीफ भी करता है बाबरनामा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, एक और क्वेश्चन है बाबर पे, उसको भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, सही बात है। खानवा का 27 में, ये भी सही बात है। चंदेरी का 28 में, ये भी सही बात है। घाघरा का 29 में हुआ, तो ये भी सही बात है। अगर हम बात करें तो चारों इसमें सही है। और देखिए, यह एग्ज़ाम में कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको डाल दिया है। आप याद रखेंगे, पहले पानीपत होता है, फिर खानवा होगा, चंदेरी होगा, फिर घाघरा होगा। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हम देख लेते हैं। पानीपत किसके साथ होगा? तो हमने अभी देखा इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ होगा। दूसरा खानवा हो गई, किसके साथ होगा? ये राणा सांगा के साथ होगा। तीसरा चंदेरी का युद्ध होगा, ये किसके साथ होगा? ये होगा मेदिनी राय के साथ होगा। और मेदिनी राय के बारे में हम जब संडे का टेस्ट लिए थे उसके बारे में डिटेल में आपको बताया है। और चौथा घाघरा का युद्ध होगा, ये किसके साथ होगा? अफ़गानों के साथ होगा। यह एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। जब राणा सांगा के साथ युद्ध होगा, देखिए ये होगा आपको इब्राहिम लोदी के साथ। ये चारों युद्ध में बाबर जीतेगा और ये चारों राजा हारेंगे। लेकिन जब खानवा के साथ युद्ध होगा, खानवा में जब राणा सांगा के साथ बाबर युद्ध करेगा, तो इस युद्ध को बाबर कहेगा जिहाद की घोषणा करेगा। देखिए, जिहाद का मतलब होता है कि धर्म युद्ध। हालांकि धर्म युद्ध था नहीं, लेकिन जब युद्ध बड़ा होता है, लोगों में सेना में एक उत्साह देना होता है, तो लोग उसको धर्म युद्ध वगैरह नाम देता है। इस तरीके का जो नारा होता है वो एक युद्ध में उत्साह के लिए दिया जाता है। तो जिहाद की संज्ञा देता, जिहाद का नारा देता है बाबर खानवा को युद्ध में, जो राणा सांगा के खिलाफ लड़ता है। राणा सांगा इसमें हार जाता है, और जब राणा सांगा हार जाएगा, बाबर जीतेगा, तो बाबर इसी युद्ध के बाद गाजी की उपाधि लेगा। और कई बार यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, यह दोनों प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि जिहाद की घोषणा बाबर किस युद्ध में करेगा? वो करेगा खानवा के युद्ध में। और गाजी की उपाधि बाबर किस युद्ध के बाद लेगा? खानवा के
युद्ध में जब राणा सांगा को हरा देगा तब लेगा। ठीक है, चलिए 2-3 फैक्ट हो गया। अब बाबर के बारे में इतना डिटेल हो गया, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। हाँ, एक और देख लेते हैं, बिहार के सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किस जिला में है? बिहार में वो कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं? वो जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। हमने जानबूझ के पूर्वी चंपारण दिया है, लेकिन आप कंफ्यूज मत करेंगे, पश्चिमी चंपारण इसका आंसर है। और देखिए, गया में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, गया में सबसे ज़्यादा एससी मिलता है। और अगर हम एससी की बात करें तो सबसे ज़्यादा गया में है। और परसेंटेज कितना है इसका? परसेंटेज है 15.91%। ठीक है, और पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा एसटी मिलता है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम कहाँ पे है? यह है आपका शिवहर में, कम है शिवहर में, ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में। और एसटी पूरे बिहार में कितना परसेंट है? वह है 1.3%। देखिए, यह सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप परसेंटेज में ये सब याद रखेंगे, एग्ज़ाम में यह एकदम पूछा ही जाता है। एसटी की अगर बात करें सबसे ज़्यादा है चंपारण में और सबसे कम है आपका शिवहर में। और एससी की बात करें सबसे ज़्यादा है गया में और जो है 15.91% है। ठीक है, तो ये था कुछ आज का 10 प्रश्न जो आपको वाकई मज़ा आया होगा। और जो भी आपको अच्छा लगे और जो भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यह आपके लिए एक प्रश्न है जिसको डिस्कस हमने ऊपर में किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्री प्राइमरी लेवल में कौन सा राज्य है जो इसको मतलब अपनाया है, पहला राज्य कौन सा है जिसको अपनाया है। तो आप इसका सही आंसर जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सूटेबल आपको लगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। और आपको जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।